इंसेक्ट के अगेंस्ट जब आप कोई स्ट्रेटजी डेवलप करने जा रहे हैं कि इसको कंट्रोल किया जाए, वो कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो आपके ज़हन में होने चाहिए, प्रिलिमिनरी कंसीडरेशंस क्या हैं। Those are the basic principles and methods of pest control or insect pest control. First one is insect classification and life history. जिस इंसेक्ट को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको सारे इंफॉर्मेशन कि वो कितने एग देता है, किस सीजन में एक्टिव होता है, किस सीजन में उसके एग से हैचिंग होती है, लार्वी बनता है, प्यूपी बनता है और वो क्रॉप को डैमेज करना शुरू करता है। ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी लाइफ हिस्ट्री में उसके साथ आपको पता हो, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड लाइफ स्टेजेस, एक्यूरेट स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन, और इसी तरह स्पीशीज भी एक्यूरेट आइडेंटिफाई हुई होनी, क्योंकि जब तक आप स्पीशीज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये बोरर है, ये सकिंग पेस्ट है, ये कोई बायो कंट्रोल एजेंट है, जब तक वो ये आइडेंटिफाई नहीं होगा उसको मैनेज करने के लिए आपके पास इंसेक्टिसाइड्स हैं या पेस्टिसाइड्स हैं वो आप सही रिकमेंड नहीं कर पाएंगे। तो एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। की टू पब्लिश वर्क ऑफ अदर्स, इसी तरह उस इंसेक्ट के ऊपर जो कुछ अब तक लोगों ने काम किया हुआ है ऑलरेडी दुनिया में, आपके कंट्री के अंदर, उसका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। लाइफ साइकिल स्टडीज फॉर वीक लिंक्स टू कंट्रोल। इसी तरह आपने सुना होगा कि कपास की एक सुंडी है जिसको बोलते हैं अमेरिकन बोलवर्म, तो उसको कहते हैं कि जी जब तक ये चावल के दाने के साइज तक की है ना, एग से लेके चावल के दाने के साइज तक, तब तक आप इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें तो ये मैनेज हो जाता है। जो इसका साइज, बॉडी साइज इससे बड़ा होता है, ये कंट्रोल नहीं होता। इट मींस इस तक एग से लेके चावल के दाने के साइज तक इस इंसेक्ट का वीक लिंक है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड अप्लाई करें तो ये मैनेज हो जाएगा। इस तरह के वीक लिंक्स भी आपको पता होने चाहिए कि कौन सा इसका वीक लिंक है, क्या कोई बायो कंट्रोल एजेंट या कोई इंसेक्टिसाइड एग के ऊपर, लार्वल स्टेज के ऊपर, प्यूपल स्टेज के ऊपर आपके पास है, और क्या उसका ऐसा वीक लिंक है जिसके ऊपर उसको मैनेज किया जा सकता है। तो ये स्टडी से ये नॉलेज भी आपको लाइफ साइकिल से जो है पता लगता है। उसके बाद नंबर ऑफ इंसेक्ट स्पीशीज, नंबर 1 मिलियन ऑलरेडी डिस्क्राइब, 40 मिलियन ऑन acre of land, relatively short life cycles, many generation in 1 year, high reproductive rate। ये नॉलेज भी आपके पास होगी, उसके नंबर्स कितने आते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, एकड़ के ऊपर कितने ज्यादा है, 40 मिलियन के करीब, 1 मिलियन ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुकी हैं, फिर इनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है जिसकी वजह से नंबर ऑफ जनरेशंस पर ईयर इनकी बहुत ज्यादा है। तो ये नंबर्स भी आपको पता होना चाहिए कि ये कितनी तादाद में आता है, क्या स्वाम्स में आता है, क्या क्लस्टर्स में होता है, क्या लीफ के ऊपर कोई 2 4 5 लार्वे आती हैं और किस स्टेज के ऊपर इनकी तादाद बढ़ जाती है, 8 10 12 15 100 हो जाते हैं, क्या होता है, क्या सिंगली लेड एग्स होती हैं इसकी, यानी तादाद पता होनी चाहिए। जब तक आपको ये नंबर्स पता नहीं होंगे आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद इंट्रोड्यूस पेस्ट, बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट ऐसे हैं जो बाहर से आ जाते हैं, किसी क्रॉप के थ्रू, किसी सीड के थ्रू, किसी पैसेंजर के थ्रू, किसी साइंसदान के थ्रू, दोज आर नोन एज इंट्रोड्यूस पेस्ट, और वो इन्वेसिव भी होती है। यूं ही कहीं इंट्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद उनकी जो पॉपुलेशन है स्पीड से स्प्रेड करना शुरू करती है। तो क्या वो कोई ऐसा इंसेक्ट तो नहीं है जो इंट्रोड्यूस पेस्ट है? अगर इंट्रोड्यूस पेस्ट है तो उसका कोई ना कोई बायो कंट्रोल एजेंट क्या उसके साथ आया है उस कंट्री से, अमेरिका से, इंडिया से, कहीं से जहां से वो इंट्रोड्यूस हो रहा। अगर नहीं तो फिर लोकल चेक करना पड़ता है कि लोकली कोई बायो कंट्रोल एजेंट तो नहीं है, अवेलेबल है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, तो उसको उसके नंबर्स बढ़ा के हम उसके अगेंस्ट उसको रिलीज करते हैं, उसके मास रिलीजेस करते हैं। तो इसलिए इंट्रोड्यूस पेस्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैवल करते हैं कंट्री टू कंट्री थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फॉर फूड सप्लाई। अनइंटेंशनली ये आप बाहर से फूड ले आते हैं तो उसमें अनइंटेंशनली ये चीजें आ जाती हैं थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट बायो कंट्रोल एजेंट्स। और सम टाइम हम किसी पेस्ट को मैनेज करने के लिए, एक पेस्ट बाहर से आ गया, उसका बायो कंट्रोल एजेंट नहीं है, तो बायो कंट्रोल एजेंट फिर हम उसी कंट्री से, बाहर से, दुनिया से चेक करते हैं कि कहीं कोई ऐसा है। या आपने देखा होगा पार्थेनियम एक वीड है, पार्थेनियम बहुत स्प्रेड कर रही है और वो क्रॉप्स को खत्म कर रही है पार्थेनियम ना, उसका बायो कंट्रोल एजेंट एक वीवल है जो हमारे मुल्क में नहीं थी, तो हमने मंगवाई है, उसको हम स्प्रेड कर रहे हैं ताकि ये वीड कंट्रोल हो सके। इसी तरह जब इंसेक्ट्स हैं, डिजीजेज हैं या पेस्ट हैं, उसके अगेंस्ट जब कोई और चीज नहीं होती दुनिया में, जहाँ कहीं होती है तो वहां से हम मंगवाते हैं, और सम टाइम उसके साथ भी इस तरह की चीजें जो है वो हमारे अनइंटेंशनल वे में या इंटेंशनल वे में आ जाती हैं। कैरेड विद पैसेंजर्स, पैरासाइट्स बहुत सारे पैसेंजर्स लेके आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कल्टीवर्स, बड़ी सारी कल्टीवर्स बाहर से मंगवाते हैं कि ये प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारी यील्ड बड़ी कम है, कोई वैरायटी ले आए, कोई कल्टीवर बाहर से ले आए,
या आप जैसे साइंसदान जाते हैं चेवलोमाइसिन्स बाहर से चुरा के ले आते हैं चीज़ें समटाइम, तो उसकी वजह से भी समटाइम उसके साथ कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई पैरासाइट, कोई ना कोई इस तरह की चीज़ आ जाती है। जैसे आजकल ये हमने वो सीपैक वाला ड्रामा खोला है पिछले 2 4 5 सालों से, तो वो उसके साथ जो चीज़ें आ रही हैं उसको कौन देख रहा है? ट्रक के ऊपर जो आ रहा है कौन उसको चेक कर रहा है? यहीं से जा रही हैं, आपके कंट्री से जा रही हैं चीज़ें। और इसी तरह बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हैं, वो चीज़ें चेक नहीं होने देते क्योंकि वो 2 नंबर चीज़ें भी चाइना से मंगवाते हैं। उसके साथ भी समटाइम क्या है, जो आपकी ट्रेड चल रही है किसी भी कंट्री के साथ, तो वो समटाइम बायो वार के तौर पे भी कोई चीज़ आपके कंट्री में भेज देता है। जैसे हमारे दोस्त बैठे हैं इंडिया, साथ में ये और डिफरेंट कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, लेकिन हम वहाँ से चीज़ें ले रहे हैं या उनको दे रहे हैं, तो उसके थ्रू बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे पेस्ट, बहुत सारे पैथोजन समटाइम जो है आपके कंट्री में इंट्रोड्यूस होती हैं। दोज आर नोन एज इंट्रोड्यूस पेस्ट। उसके बाद क्रॉप वैल्यूज, क्रॉप को देखा जाता है, जो पेस्ट है वो किसी ऐसी क्रॉप का तो नहीं है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस क्रॉप से कोई कैश ले रहे हैं, कोई खाने पीने की चीज ले रहे हैं, अगर वो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है तो उसके इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है जब हमारे लिए उसकी इकोनॉमिक्स ही नहीं। हमारी क्रॉप है मैंगो, उसके ऊपर कोई पेस्ट आया हुआ है, हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। उस क्रॉप की वैल्यू हमारे लिए, क्योंकि हम उसको खुद भी इस्तेमाल करते हैं, बाहर हम उसको भेजते नहीं है। इसी तरह सिट्रस है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट पेस्ट आ जाता है, कोई डिजीज आ जाती है। कॉटन क्रॉप है, हमारी कैश क्रॉप है। शुगर केन है, हम उससे बहुत कुछ ले रहे हैं, शुगर से, उससे शुगर आपको मिलती है, उसके बाद गुड़ आपसे आप लेती है, आगे पीछे लोगों को देते हैं, साथ साथ हमसायों को देते हैं बहुत कुछ। अगर ऐसी क्रॉप का पेस्ट है तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर किसी ऐसी छोटी मोटी क्रॉप का जो हमें ही है, मतलब जिससे आपको उतना कोई वो नहीं है, उसको क्या जरूरत है उसके ऊपर पंगा लेने की? तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को देख के उसके पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द क्रॉप, एस्थेटिक वैल्यू ऑफ द क्रॉप, जैसे कोई फ्लोरिस्ट है या फ्रूट क्रॉप्स है, ऐसी कोई क्रॉप्स है, या जो है आजकल कैलेंडोला है, ये बड़े फूलों के साथ बुके के बड़े खूबसूरत किस्म के बनते हैं और उनकी बड़ी कास्ट होती है, उनके उसके जो बल्ब है बड़े महंगे बिकते हैं, ठीक है, और फ्लावर बड़े महंगे बिकते हैं। तो अगर ऐसी कोई क्रॉप है तो उसका पेस्ट भी अगर है तो वो भी आप मैनेज करेंगे। कंज्यूमर प्रेशर, ऐसी कोई क्रॉप तो नहीं है जिसके ऊपर कंज्यूमर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसको कंज्यूमर बहुत यूटिलाइज करता है। ऐसी कोई क्रॉप है या उसकी कोई बाय प्रोडक्ट्स है, उसके ऊपर कोई चीज आ गई है, कोई इंसेक्ट आ गया, कोई डिजीज आ गई है, आप बहुत सारे ग्रेन्स ऐसे हैं बॉयल करके, ड्राई करके, बड़ी सारी फॉर्म्स में बेचते हैं और कस्टमर उसको लेता भी है, और उसके ऊपर कोई स्टोर्ड ग्रेन का पेस्ट आ गया तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये चीज भी आपको देखनी चाहिए कि उसके ऊपर क्या कंज्यूमर प्रेशर है। प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये दुनिया पूरी में आगे पीछे बेचे जाते हैं डब्बों में, कैंस के अंदर। अगर इसके ऊपर कोई डिजीज आ गई है, कोई बीमारी है, कोई पेस्ट है, कोई इंसेक्ट है, यू हैव टू कंट्रोल दैट, वो डिपेंड करता है। उसके बाद टॉप ग्रेड फ्रूट्स, दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी स्लाइट इफेक्ट ऑफ द पेस्ट। इस साल किन्नू आपको बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मार्केट में, क्यों बाहर नहीं जा रहा, फ्रूट फ्लाई का अटैक आया, शदीद बीमारी आ गई है, तो बाहर वाला नहीं लेता। पहले आपका किन्नू बाहर जाता था। इस बार जो बारिशें और ये जो मौसम रहा है धुंध वाला, तो धुंध वाला क्यों रहा है पता है? एक शहर को बचाने के लिए हमने पूरे मुल्क को डुबो दिया। लाहौर में इश्यू था और हमने एक जो है आर्टिफिशियल रेन कराई, और उस आर्टिफिशियल रेन का इफेक्ट क्या है कि आपका पूरा ये पंजाब, बलूचिस्तान, यहाँ तक ये तलंगाना तक पूरे 2 3 4 हफ्ते धुंध छाई रही, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन कराना भी एक्सपर्ट्स का काम है, चवलोमाइसिन्स का काम नहीं है। और मैं कहता रहा भाई ये जो इफेक्ट आया है, और उस पर कोई नहीं बोला। सबसे पहले मैं बोला था और मुझे चुप भी करवाया गया कि जनाब ये बोलता है और ये राज खोलता है। तो राज ये है भाई, इस साल जो आपने लाहौर में एक बारिश करवाई ना, पढ़िएगा इसके ऊपर, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल रेन, आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल रेन, आज बैठ के पढ़िएगा। इससे क्या होता है कि आपका जो पैटर्न है रेंस का, जो आपका माहौल है, एनवायरनमेंट है,
उसके अंदर बारिशों की और ये धुंध की, सनलाइट की, ये सारे आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं अगर आप उसको मैनेज करके, आर्टिफिशियल रेन को मैनेज करके नहीं करवाते। तो हमने क्या किया, वो हमारे यहाँ कुछ लोग जो बड़े साइंसदान बनते हैं, वो कहते हैं हर चीज़ में हम साइंसदान हैं, हम हर काम करते हैं। उन्होंने ना ये उसके साथ यूएई के साथ मिलके ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि जी अब लाहौर को बचाना है, तो उसमें आर्टिफिशियल रेन करवा दी। हफ्ते बाद फिर वैसे ही हो गया, लाहौर भी वैसे हो गया, और आपका पूरा ये पंजाब, यानी एक शहर के अंदर ये चीज किसी और वे से भी मैनेज हो सकती थी, लेकिन हमारे चवलोमाइसिन्स ने क्या किया, वो उनके साथ मिलके ना, यूए वालों के साथ मिलके एक बारिश करवा दी, लाहौर बचा रहे। लाहौर क्या बचाया, पूरा पाकिस्तान आपने डुबो दिया। 3 4 5 हफ्ते लोग बीमार हुए, फसलें आपकी तबाह हो गई, आपका सिट्रस खत्म हो गया, उसके ऊपर बीमारी आ गई, आप सिट्रस बाहर भेज नहीं सके। अब इस पे कोई बोल पड़े, कोई नहीं बोलता। क्यों? कि आगे जो मैनेज करने वाले लोग हैं, वो जिन्होंने बारिश करवाई, वो बहुत पावरफुल हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई बोल नहीं सकता। पता तो है ना कौन है? वो सियाने, और जो इनको बहुत पसंद होते हैं। लेडीज कहती हैं हमेशा हर हाल में अपने वाल से शादी करनी है। सर आर्मी में चलते हैं। क्यों बच्चों, ऐसा नहीं है? नहीं है? लेडीज में से कौन कौन कहता ऐसा नहीं है? हाथ रेस कर। 90% प्यारी जो लेडीज हैं, उनकी शादी ये या तो मौलवियों से होती है या बूट वालों से। और प्रेफरेंस होती है कि आर्मी वाला हो। तो इसलिए उन चवलोमाइसिन्स ने ये काम किया, और उसके बाद कोई नहीं बोला कि हमारे कंट्री को इकोनॉमिक लॉस कितना बड़ा हुआ, कितना बड़ा लॉस हुआ। बेशक पढ़ के देखिएगा कि इस बार आर्टिफिशियल रेन कराएगी लाहौर में, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से पूरा कंट्री आपका उसने सफर किया है, और आपका जो सिट्रस है खत्म हो गया। अब कोई कंट्री भी सिट्रस लेने के लिए तैयार नहीं था, और अब सिट्रस गली गली मोहल्ले मोहल्ले ट्रक उतरे हुए हैं, और आपसे भी नहीं खाया जा रहा। और जो उसको खा रहा है, ये खांसी क्यों है? ये खांसी क्यों नहीं जा रही? ये जो हम जूस पी रहे हैं, उसी का कप पी रहे हैं, वो क्या है? वो बीमारी वाला है। सूरज निकला नहीं, बड़े दिन धूप नहीं लगी, बारिशें नहीं हुई। जो ही बारिश होती है तो ये सिट्रस के अंदर मिठास आती है नेचुरली, वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो एक लाहौर बचा रहे थे हम। चलें जी, तो इसलिए टॉप ग्रेड फ्रूट्स, सिट्रस है, मैंगो है, ये टॉप ग्रेड फ्रूट्स हैं, बाहर बेचते हैं। इसके ऊपर कोई चीज आएगी तो हमें उसको मैनेज करना चाहिए। कोई बीमारी है, कोई भी चीज है, हम उसको बचाएंगे। उसके बाद हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, डिलिमिट द यूज ऑफ इको फ्रेंडली प्रोटोकॉल्स। हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स, अब यही सिट्रस है, बहुत सारी चीजें हैं, ये बाहर बेचते हैं हम, ऑस्ट्रेलिया, इधर उधर, अमेरिका, यूके, यूएसए, हमारा फूड जाता है वहां पे। वो लोग कहते हैं कि इसको ना अच्छा होना चाहिए, मतलब इसमें कोई पेस्टिसाइड के ट्रेसेस ना हो, इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स का कोई स्प्रे ना हुआ हो, इसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े ना हो। तो जब अटैक आता है तो ज़ाहिर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो वो कहते हैं ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है वो यूज़ कर लें, लेकिन इंसेक्टिसाइड यूज़ नहीं करनी। इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो फिर आपके ये प्रोडक्ट, हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम परचेज नहीं करेंगे। तो इसलिए सम टाइम ऐसा जो हाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको बचाने के लिए हमें कुछ उनका नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है, और इंसेक्टिसाइड आप यूज़ नहीं करते, अल्टरनेट और वेज यूज़ करते हैं, ताकि जब हम इसको बाहर बेचें तो हमें सही इसके प्राइस मिले। उसके बाद सर्वे एंड डिटेक्शन, पर्सनल कॉम्पिटेंसी आपके साथ आपके पास होने चाहिए कि जब आप देख सकें कि पेस्ट अभी थोड़ा सा आना शुरू हो गया तो हम स्प्रे करवाएं या ना करवाएं, या अल्टरनेट वे, पत्ता एक पत्ते के ऊपर आया है, इंसेक्ट पेस्ट आया है, तो वो पत्ता ही उठा के फारे कर दें। कुछ कैटरपिलर्स आए हैं तो हाथ से उठा के उनको रप्चर कर दें, खत्म कर दें, स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, उसके लेवल्स का नॉलेज होना चाहिए। एक्यूरेट नॉलेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ इंसेक्ट्स, उन इंसेक्ट पेस्ट की जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, कब कब ये ज्यादा आता है, कब कब ये जो है बहुत कम आता है। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली पेस्ट का जो आउटब्रेक है, फ्रूट फ्लाई का अटैक इनिशियली आता है और उसके बाद स्प्रेड हो जाता है। शुरू में ही इंफेक्टेड फ्रूट्स जो है वो सेपरेट कर दें।
ये अर्ली डिटेक्शन की कॉम्पिटेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल कंट्रोल विद द प्रेजेंस ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स, जब ये सारा नॉलेज आपके पास होगा तो अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं शुरू में और प्रीडेटर पैरासाइट्स कर रहे हैं तो क्या ज़रूरत है इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड को यूज़ करने की। शुरू में इनको काम करने दें, अगर ये इनके कंट्रोल करने से आपका पेस्ट कंट्रोल हो रहा है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें या उसका जो तादाद है नंबर ऑफ स्प्रेज को रिड्यूस कर दें। तो ये नॉलेज आपके पास जब तक नहीं होगा, पर्सनल कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, और ये कब आएगा जब आप सर्वे और डिटेक्शन कर रहे होंगे। प्रिवेंटिव कंट्रोल मेजर्स, क्या ये कोई पेस्ट जो है ये रेगुलरली आता है? रेगुलर पेस्ट रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल इन अर्ली स्टेज, शुरू में इसको कंट्रोल कर लें। मैक्सिमम जो इसकी स्टेजेस हैं, जैसे ट्री फ्रूट पेस्ट है, उसी तरह फील्ड क्रॉप पेस्ट है तो उनमें इकोनॉमिक इंजरी लेवल और इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल दैट शुड बी फॉलोड, और ये वो लेवल्स हैं जो तादाद है, ऐसी तादाद जिस पे जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल और इकोनॉमिक इंजरी लेवल बिल्कुल तबाही तक पहुंच गया है, या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है कि अभी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी कम है जहाँ पे आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करनी। तो ये लेवल्स भी आपको अगर पता नहीं है तो आप जो है पेस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद अर्ली स्प्रेइंग कैन बी डिलेड फॉर बायो कंट्रोल एजेंट्स टू पार्टिसिपेट, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि बायो कंट्रोल एजेंट्स अगर हैं और क्रॉप्स के पेस्ट को वो खुद मैनेज कर रहे हैं, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अल्लाह मियां ने पेस्ट बनाए हैं तो उसके बायो कंट्रोल एजेंट्स भी बनाए हैं, ठीक है, और वो नेचुरली, क्योंकि नेचर ने बैलेंस मेंटेन करना है तो पेस्ट को वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। अगर वो कंट्रोल कर रहे हैं तो मत करें, डिले कर दें स्प्रे को। लेकिन आपको कभी भी कोई जो एग्रीकल्चर ऑफिसर है और ये जो पेस्ट कंट्रोल वाले हैं, पेस्टिसाइड्स वाले हैं, वो ये नहीं कहते, वो कहते हैं स्प्रे कर दें। वो बेसिकली उन्होंने नोट कमाने होते हैं और वो पेस्टिसाइड बेच के आपकी क्रॉप की जो है ऐसी तैसी कर देते हैं। Winter or fall treatments can help to manage insect pests for below damaging stage in the flourishing season. Cattle parasite pest, आपने देखा होगा मुर्गियां हैं, एनिमल्स हैं, पहले कहा जाता है जी इनको वैक्सीनेशन करवा लें। इसी तरह आम है, ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं वो एक जब ये इनकी ये बूर बनने लगती है उससे बहुत पहले जो है कहा जाता है इसके नीचे कल्टीवेशन कर लें, इसको साफ सुथरा कर लें, पुराना बूर उतार दें, पुराने इसके जो फ्लावर्स हैं वो उतार दें, सफाई कर दें। ये सब कुछ किस लिए किया जाता है? ताकि पेस्ट जो है वो ऑलरेडी जो वहाँ पे मौजूद है उसका लाइफ साइकिल किसी तरीके ब्रेक हो सके। और विंटर में खास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि एवरेज ये जो फ्रूट बनना, फ्रूट फॉर्मेशन है वो कब आ रही होती है आपकी, कब सारी क्रॉप्स की या वेजिटेबल्स की, ये गर्मियों में आती है। तो सर्दियों में हम ऐसे मैनेजमेंट्स करते हैं, खास तौर पे ये जो आम है उसके ऊपर ये मैनेजमेंट्स की जाती है, और ये किस लिए की जाती है? डिजीजेस और पेस्ट को मैनेज करने के लिए। ये आप अगर करें, और इसी तरह जो जानवर हैं या मुर्गियां हैं या परिंदे हैं उनकी अर्ली वैक्सीनेशन करा दी जाती है, ताकि जब एक पीक सीजन आता है, जब इंसेक्ट पेस्ट आता है, उस वक्त तक पौधे के अंदर या जानवर के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हुई हो, और जो भी डिजीज का या पेस्ट का अटैक आए तो क्रॉप उसको जो है वो मेंटेन कर जाए और उसके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस मौजूद हो। तो विंटर में खास तौर पे जो है ये ट्रीटमेंट्स की जाती हैं, और ये आपको पता भी होने चाहिए। उसी तरह कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, क्रॉप्स हैं, इनके बैक्टीरियल, वायरल और पैरासिटिक डिजीजेज आती हैं। जैसे कम्युनिटी प्रोजेक्ट चला, जब कोरोना आया तो कम्युनिटीज को बताया गया कि बचना है, मास्क चलाना है, ठीक है। इसी तरह क्रॉप्स के अंदर भी जब पेस्ट आती हैं तो फार्मर्स को बड़ी बड़ी टीमें भेजी जाती हैं, उनको कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स एनजीओस के थ्रू बताया जाता है कि ये पेस्ट आ गया है, ये बीमारी आ गई है, ये एनिमल्स की बीमारी आ गई है। पीछे ये 2-3 साल बाद कोरोना के बाद जो है वो एनिमल्स की बीमारी आई थी, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, कौन सी बीमारी थी भला? फुट माउथ डिजीज, फुट माउथ डिजीज, हाँ, कुछ ऐसी डिजीज आई थी जिससे बहुत सारी गाय भैंसें जो है वो मर गई थी, और उसके ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए और बताया गया, लोगों को इन्फॉर्म किया गया कि इसको ऐसे कंट्रोल करना, या इंसेक्ट्स ना हो इसके करीब, और जो इन्फेक्टेड है उसको सेपरेट कर दें। ये सारे जो है इस तरह के कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स चला के भी किसी इंसेक्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो सुपरवाइज्ड प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं फॉर लार्ज स्केल टू कंट्रोल डोमेस्टिक एनिमल्स, ह्यूमंस, क्रॉप्स, बैक्टीरियल एंड पैरासिटिक डिजीजेस। Large scale community projects for the pest control to help to manage the pests and their possible outbreaks, जैसे पिंक बोलवर्म इन कॉटन, और इसी तरह जो है ये जो एप्पल का पेस्ट है कॉर्डिंग मॉथ, ये कॉटन में, राइस में, जहाँ जहाँ ये मेजर क्रॉप्स होती है, शुगर केन, तो हमारी
जो गवर्नमेंट है ये उस पीक सीजन में जब आउटब्रेक आता है उससे पहले ही वहाँ पे सारे वर्कर्स को जो है पूरे ज़राअत के महकमे को एक ही जगह एक ही बेल्ट में इकट्ठा कर देते हैं जी, लोगों को बताएं इसको ऐसे मैनेज करना है, लोगों को ट्रेनिंग्स दें। ये होता है फॉरेन कंट्रीज में भी होता है, बाहर होता है, और हमारे यहाँ भी ये प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो दीज आर नोन एज लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स, जो किसी भी पेस्ट को मैनेज करने के लिए, डिजीज को मैनेज करने के लिए जो है वो रन किए जाते हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। न्यू मेथड्स एंड मटेरियल्स, दुनिया सारी में नए से नए इंसेक्टिसाइड्स आ रही हैं, नए से नए इंसेक्ट्स को या डिजीजेस को, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन आ रही हैं, वेज आ रहे हैं, ठीक है। वो सारे मेथड्स और कंट्रोल मेजर्स भी आपको पता होना चाहिए। मॉडर्न इंसेक्टिसाइड्स विद एक्सट्रीमली लो डोजेजेस आर मोर फिजिबल। हम स्प्रे करते हैं, एवरेज ज़ाया होता है। आजकल आ गए हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम इंसेक्टिसाइड्स, बहुत थोड़ी सी वॉल्यूम में, और उसके साथ जो स्प्रेयर भी है वो मॉडर्न आ गया, तो आधे लीटर में पूरा एकड़ हो जाता है, आपको उसके अंदर मिक्सिंग भी नहीं करनी पड़ती। तो इस तरह के मेथड्स आपको पता होने चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंसेक्टिसाइड फॉर्मुलेशन हेल्प्स, इसी तरह नई इंसेक्टिसाइड्स बन रही हैं, न्यू पेस्टिसाइड्स बन रही हैं, ये आपकी बड़ी हेल्प कर सकती हैं। इनके बारे में भी आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन इक्विपमेंट्स कोलैबोरेट विद द अपीयरेंस ऑफ न्यू इंसेक्टिसाइड्स, न्यू इंसेक्टिसाइड्स के साथ साथ न्यू इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं, और इनका नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए ताकि आप किसी इंसेक्ट को जो है वो इजीली कंट्रोल कर सकें। प्रोफेशनल एडवाइस एंड असिस्टेंस, कितने टाइम रहता है क्लास में? 8 मिनट, 8:40 तक है क्लास सर 10:30 तक 2 क्लासेस हैं जी। आज तो फिर सर इंसेक्टिसाइड का टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस टाइम करने चाहिए? स्प्रे करने के लिए इसका आपको 2-3 चीजें बड़ी क्लियर है कि पहले तो आपको पता हो कि क्या वो कोई ऐसा थ्रेशोल्ड आ गया है, ऐसी तादाद आ गई है जिस पे स्प्रे करना है। यस सर। अगर वो आ गई है, जैसे व्हाइट फ्लाई के बारे में है कि ये 5, 6, 7, 8, 10 हो एक लीफ के पीछे, तो फिर आपको स्प्रे करने के लिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड सिलेक्शन करना सबसे पहले बड़ा जरूरी है। और आजकल आ गई है टारगेट स्पेसिफिक इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जो सिर्फ व्हाइट फ्लाई के लिए, वो ढूंढ लें। ढूंढने के बाद क्रॉप के फील्ड में 2-3 बार विजिट करें। आपको कहा जाएगा सुबह कर लें, शाम को कर लें, मौसम को देख लें, और आपको ये भी कहा जाएगा सुबह सुबह करें गर्मियों में, या बहुत शाम को कर लें। आप उनकी बात तो सुन लें, करना भी ऐसे चाहिए, सुबह सुबह या शाम। लेकिन फील्ड में जरा घूम फिर के देखें। आप 10, 12, 14, 15 पौधों को रैंडम चेक करें, कौन सा टाइमिंग ऐसी है जिस टाइमिंग पे लीफ के पीछे उस इंसेक्ट की तादाद सबसे ज्यादा बैठी, एक्टिव किस टाइम पे, पूरे दिन में किस टाइम पे उस इंसेक्ट का एक्टिव टाइम है। एवरेज जो आपको ये कहा जाता है सुबह सुबह या शाम, एवरेज इंसेक्ट्स का वो टाइम होता है, एक्टिव टाइम पीरियड होता है, उस पे स्प्रे करना चाहिए सुबह सुबह। लेकिन अगर किसी इंसेक्ट का ऐसे नजर नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत आगे पीछे टाइम आया, तो आप फिर वो सुबह और शाम वाली बात को इग्नोर कर दें, ठीक है, और स्प्रे मैन को लगा दें, हाँ भाई आप इस टाइम पे स्प्रे कर, और वो थक जाएगा तो उसको घंटे बाद जो है बैठा दें, उसको थोड़ा गैप दें, फिर उसको दोबारा स्प्रे पे लगाएं। तो ये इस चीज़ से बचने के लिए वो सुबह सुबह और शाम का कहा जाता है कि जो स्प्रे मैन होता है वो थक भी जाता है, उसको इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग आपको देखनी चाहिए उसके नंबर्स के ऊपर और उसके एक्टिव टाइम पीरियड के ऊपर, उसको देख के जो है वो स्प्रे करवाना चाहिए आपको। प्रोफेशनल एडवाइस एंड असिस्टेंस, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के, एक्सटेंशन के, प्लांट प्रोटेक्शन के, और आजकल बहुत सारी पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, और वो उन पेस्टिसाइड कंपनीज में उनके एक्सपर्ट्स हैं। उन एक्सपर्ट्स को आपने वो रखा होता है गवर्नमेंट ने कि वो आपको बताते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस देते हैं, इसको कैसे कंट्रोल करना है, कौन सी जो है रेजिस्टेंट वैरायटीज आ गई, ये सारे आपके साथ साइड बाय साइड खड़े होते हैं ग्रोवर्स के साथ टू कंट्रोल द पेस्ट। ये इनके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी आती है, इनके ज़राअतनामे छपते हैं, एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो है पम्फलेट छपते हैं, ये पेस्ट के स्टेटस कंट्रोल और उनके बारे में जो एप्लीकेशंस हैं उनको कैसे मैनेज करना है वो सारा ये बता रहे होते हैं। इसी तरह प्राइवेट कंसल्टेंट्स भी आ गए हैं, एग्रीकल्चर कंपनीज भी आ गई हैं, दे आर प्लेइंग देयर रोल and they are giving recommendations to farmers ताकि उनके इंसेक्टिसाइड्स बिक सकें, पेस्टिसाइड्स बिक सकें,
तो वो फर्टिलाइजर वाले भी हैं, सीड वाले भी हैं और ये पेस्टिसाइड्स वाले भी हैं। काजेज ऑफ आउटब्रेक, वो कौन कौन से काजेज हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें कोई इंसेक्ट का आउटब्रेक होता है तो आपको उसके कंट्रोल के लिए सोचना पड़ता है। मोनोकल्चर ऑफ ए क्रॉप और एनिमल, बार बार एक ही क्रॉप को एक ही लैंड के पीस के ऊपर आप लोग लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह से भी पेस्ट जो है आउटब्रेक होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ए पेस्ट टू फेवरेबल कंडीशन विदाउट इट्स नेचुरल एनिमीज, कोई पेस्ट आप बाहर से लेके आए हैं, उसके बाद कंट्रोल एजेंट्स नहीं लाए, कंट्रोल मेजर्स नहीं लाए, तो उससे भी आपको इशू आता है और उसका पेस्ट का जो है वो आउटब्रेक होता है। आप फेवरेबल कंडीशंस देते हैं, इस तरह वेदर कंडीशंस, रैपिड डेवलपमेंट और मल्टीप्लिकेशन, ऐसी जगह पे इंसेक्ट किसी को लेके आते हैं, किसी पेस्ट को लेके आते हैं, ये उसके लिए फेवरेबल होता है, वो मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। उसके बाद आपने बर्ड्स और बड़ी सारी चीजें उसी के बायो कंट्रोल एजेंट्स के लिए जो है वो किल कर दी, इससे भी पेस्ट जो है बढ़ना शुरू हो जाता है और उसका आउटब्रेक होता है। यूज ऑफ पोर कल्चरल प्रैक्टिसेस, वेडिंग नहीं करते आप, वीड्स रह जाती हैं। रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस नहीं रखते, उससे जो है वो इंसेक्ट पेस्ट जो है वो बार बार आ रहे होते हैं। इसी तरह क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद स्टबल्स जो है रिमूव नहीं की जाती, वहीं पे कॉटन की स्टिक्स वहीं पे रख देते हैं हम लोग, उसमें पिक बोलवर्म के लारे भी पे पड़े रहते हैं। जो ही अगली बार क्रॉप लगाते हैं तो उसमें से वो हाइबरनेशन से एडल्ट स्टेज में चला जाता है, प्यूपे से एडल्ट स्टेज में चला जाता है और वो आपकी क्रॉप के ऊपर दोबारा अटैक कर देते हैं। आपने देखा होगा कॉटन है या ब्रिंजल क्रॉप है, इसकी स्टिक्स को जलाने के लिए रखते हैं हम लोग। यस और उन स्टिक्स में जो है ये प्यूपल स्टेज में ये जो इसके ऊपर जितने बोरर्स आते हैं वो उनके प्यूपे और स्टेम के अंदर मौजूद होते हैं या क्रॉप के रेजिड्यूज में, लीव्स के अंदर फोल्डेड फॉर्म में वो पड़े होते हैं। अब पूरा साल वो उसके अंदर पड़े रहते हैं क्योंकि उनको डाइट नहीं मिल रही होती। जो ये आप फील्ड पे क्रॉप लगाते हैं 2-3 लीफ स्टेज के ऊपर जो है जब क्रॉप आती है कॉटन है या ब्रिंजल, तो उसके प्लांट के अंदर से कुछ केमिकल कंपाउंड एयर में रिलीज होते हैं और वो जो आपकी पड़ी हुई स्टिक्स के अंदर लार्वा या प्यूपा या कोई एडल्ट पड़ा है उस तक वो फ्यूज जाते हैं उन केमिकल कंपाउंड्स के और उनको फील होता है हमारी डाइट तैयार है, तो वो अपनी डोरमेंसी को तोड़ते हैं और आपकी क्रॉप के ऊपर आके दोबारा अटैक करते हैं। तो ये जो क्रॉप के रेजिड्यूज हैं या जो स्टिक्स हैं ये भी जो है किसी भी पेस्ट का आउटब्रेक के लिए जो है अपना रोल प्ले करते हैं और ये कहलाती हैं पुअर कल्चरल प्रैक्टिसेस। आपने स्टबल्स रिमूव नहीं किए। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज, बायो कंट्रोल एजेंट्स को भी आपने स्प्रे करके फारिग कर दिया, आपको रेटिफिकेशन नहीं थी। उसके बाद है जी मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, आपको पता लग गया कोई इंसेक्ट आ गया, कोई पेस्ट है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ नेचुरल मेथड्स हैं, नेचर ने बनाए हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स हैं, ऊंच नीच के ऊपर, हाइट के ऊपर भी काफी सारे इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है। बायोटिक फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं कि काफी सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं या टेंपरेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट सोर्सेज हैं, ये जब अप डाउन होते हैं उससे भी बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट नेचुरली कंट्रोल होते हैं। क्या होते हैं? नेचुरली कंट्रोल करते हैं, नेचर ने खुद बैलेंस इसका रखा हुआ है। उसके बाद मैन मेथड्स हैं या आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, वो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेजिस्लेटिव है, कल्चरल है, मैकेनिकल है, फिजिकल है, बायोलॉजिकल है, रिप्रोडक्टिव है। और उसके बाद इन द लास्ट वी यूज डिफरेंट केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। और उसके बाद और भी काफी सारे मेथड्स हैं, इसमें जो है मिसलेनियस कहते हैं जिनको, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फेरोमोन्स, रिपेलेंट्स। और इन द लास्ट सारों को मिला के, सारे कंट्रोल मेजर्स को मिला के हम लोग एक स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, मेथड्स, प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप लगाने जा रहे हैं, सीड अच्छा लेके आए, साफ सुथरा, जिसमें बीमारियां नहीं। यहाँ से आपने मेथड अप्लाई करना शुरू कर दिया कि आपने वैरायटी वो यूज की जिसके ऊपर इंसेक्ट पेस्ट ना आए। जब लगाई, सोइंग की, तो बेड सही तैयार किया, कल्टीवेशन सही की, वीड्स रिमूव कर दी, यहाँ से आप कंट्रोल करना शुरू हो गए। ठीक है, क्रॉप की सोइंग की, सही टाइम पे फर्टिलाइजर प्रॉपर डोज में दी, सही डोज में दी, फर्टिलाइजेशन सही की, ये कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। इंसेक्ट्स, आने वाले इंसेक्ट्स को, डिजीजेस को मैनेज करने के लिए क्रॉप के ऊपर इनिशियल स्टेज के ऊपर 2-3 पेस्ट आए, आपने वैसे मैनुअली रिमूव कर दिए। फिर आपकी क्रॉप फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर आ गई है, फ्रूट स्टेज के ऊपर आ गई है, तो उसके ऊपर पेस्ट आना शुरू हो गया, डिजीज आना शुरू होगी, आपने इनिशियल स्टेज के ऊपर भी केमिकल यूज करना शुरू कर दिया। तो ये जो शुरू से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छा बेड बना रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, वीडिंग कर रहे हैं,
इंसेक्ट्स आए हैं तो शुरू में ही आपने नेचुरल एनिमीज रेयर किए हुए वहाँ पे आपने रिलीज कर दिए और इंसेक्टिसाइड का प्रॉपर जो है डोज यूज किया या फर्टिलाइजर जब अप्लाई किए तो वो देखभाल के अप्लाई किए, जब पानी दिया तो वो बहुत ज़्यादा नहीं दिया ताकि सकिंग इंसेक्ट पेस्ट ना आए। तो ये जो स्ट्रेटजीज आप बनाते हो आखिर में आके केमिकल कंट्रोल तक, ये सारी जो मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं all those come under integrated pest management, या इसको कहते हैं अगर डिजीज है कोई तो उसको कहेंगे इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। चलें जी यहाँ तक तो है, ये कंट्रोल मेजर्स अगले उससे शुरू करेंगे।